कभी कभी। सो क्वेश्चन तो मैंने, जो आज मैंने भेजा है अच्छा उसमें तो सारा है ना। हाँ हाँ भेज तो रखा, तो उसमें बता सकते हैं अगर क्या डाउट है, जैसे ग्रुप में तो है ही ना असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आपने ट्राई किया हो तो, है ना, क्योंकि इसमें अब मुझे समझ ही नहीं आता क्या प्रॉब्लम, कभी ओपन होता है कभी नहीं होता है, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा इसका। तो ग्रुप में भेजिए, जो आपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजे थे ना, वो अपने ग्रुप में भेजिए, सो दैट बाकी लोग भी देख पाएंगे, है ना। अवनीश जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो प्रयास वाले ग्रुप में भेज दीजिए, सो दैट हाँ फिर वो सब लोग, क्वेश्चन सर जिसमें डाउट है। हाँ जो डाउट है स्पेशली, जिसमें डाउट है जो आपको डिस्कस ओके। करना है, तो ठीक है। इसमें किया आपने ट्राई, अगर इसमें है तो इसमें बताइए। मैंने सर 2011 और से 13 वाले में किया हाँ था। 11 से 13 वाला ये है, देखिए CSR नेट 11 से 13। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 44। इसी में 44। यस ये वाला। सर। तो ये पूछ रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच फॉलोइंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 1। तो देखिए जी, सो क्वेश्चन इज सेइंग तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 0 1 पे, और जो W है वो है एक्स टाइम इंडिकेटर फंक्शन y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, where I denote the indicator function to the set A, which of the following statement are true। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा इनमें से ट्रू है। चलिए, तो इसको अगर हम देखिए, ये क्वेश्चन है तो इसको डिस्कस करना है।
क्वेश्चन विजिबल है सबको? सो एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल डब्ल्यू को समझिए, डब्ल्यू क्या है? सो डब्ल्यू इज एक्स व्हेन वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इट इज 0 अदरवाइज। ठीक है, ये मतलब हुआ। इंडिकेटर फंक्शन आपको पता होगा, तो ये था w इज एक्स टाइम इंडिकेटर फंक्शन ऑन y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो द CDF ऑफ w इज गिवन बाई, अब कह रहा है जो CDF ऑफ w है वो ये है। तो जस्ट आपको इंडिकेटर फंक्शन को समझना है। सो इंडिकेटर फंक्शन आपको पता ही होगा, इंडिकेटर फंक्शन ऑन a, इसका मतलब होता 1 या 0। सो 1 तब होगी when x belongs to a and 0 when does not belong to a। ठीक है, अब बाकी वो आपको दे रखा है। so they have given you this, w is like this। तो पूछ रहा है कि जो एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, और हमें बता रखा है कि एक्स वाई आर IID यूनिफॉर्म 01। ठीक, एक्स वाई जो है IID यूनिफॉर्म 01 है, और w इस तरह से है। तो पूछ रहा है w का जो CDF होगा इन वेरिएबल t, देखिए t स्क्वायर टाइम इंडिकेटर फंक्शन 0 to 1 प्लस इंडिकेटर फंक्शन मोर देन 1। इसका क्या मतलब है? तो अगेन आपको देखना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी इस इंटरवल में, बाकी में 0 होगी, इसकी 0। तो इसको अगर ओपन करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, टी स्क्वायर जब t की वैल्यू 0 से 1 में है, 1 जब t मोर देन 1 है तो 1 पे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 व्हेन t इज लेस देन 1 लेस देन 0। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जस्ट इंडिकेटर फंक्शन का डेफिनेशन है ना। उसको ओपन करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा पूछ रहा है कि w मोर देन 0 1/3 प्रोबेबिलिटी है। तीसरा है CDF ऑफ w कॉन्टिन्यूअस है। तीसरा है CDF ऑफ w इज गिवन बाय दिस। अब एक नया CDF दिया, तो A और D में से तो कोई एक ही करेक्ट होगा, है ना। A में भी CDF दिया है और D में भी CDF दिया है, तो आपको बताना है कि AD में से कौन सा CDF है ना, विच वन इज CDF अमॉन्ग AD। प्रोबेबिलिटी w मोर देन 0, तो आप खुद सोचो w मोर देन 0 कब होगा। तो पहले आप ग्राफ बना लो इसका, जैसे जो आपको सपोर्ट दे रखा है, आपका सपोर्ट एक्चुअली है x बिटवीन 0 and 1, y बिटवीन 0 and 1। सो ये आपका समझिए सैंपल स्पेस है, सपोर्ट फॉर द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें दिस इज 1,1। अब यहां बोला w इज x व्हेन y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाने बोले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ये होगा, यहां से पास करेगी। अब किधर है पॉइंट, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस साइड होगा, राइट या लेफ्ट? नीचे का होगा सर, ठीक है ना। तो कोई अगर किसी को क्लियर ना हो तो आप सिंपली एक टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर सकते हो कि x1 है y 0 है, तो यहाँ y लेस देन एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला आपका रीजन है y लेस देन एक्स स्क्वायर। सो दिस रेड रीजन जो है दिस इज y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस रीजन में वैल्यू आपकी x है, बाकी में 0 है। तो अब एक काम क्यों नहीं करते हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए एक्स वाई जो है IID यूनिफॉर्म 01 है, ठीक, तो मुझे आप बताइए एक्स वाई अगर IID यूनिफॉर्म 01 है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये निकाल पाएंगे? तो आसान है क्योंकि यूनिफॉर्म 01 है ना। तो एरिया ऑफ दिस अपॉन टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया तो इजीली निकालना, बताइए, दिखाइए निकाल के, है ना। दिस एरिया अपॉन टोटल एरिया 1 है, तो ये आ जाएगा एक, तो अगर यहाँ से निकालना चाहें तो। दूसरी चीज हमसे जो पूछा गया बी ऑप्शन में w इज पॉजिटिव, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप सोचिए w पॉजिटिव कब होगा,
W पॉजिटिव, बी ऑप्शन में W पॉजिटिव पूछा, पहले बी ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूँ. सो W इज पॉजिटिव. तो सोचिए W पॉजिटिव कब हो, तो जीरो है, तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं. सो आपको क्या लगता है W पॉजिटिव कब होगी? W या तो x है या जीरो है, और x की वैल्यू क्या है, 0 to 1 है. सो कब W पॉजिटिव होगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. इक्वल टू मैं प्रोबेबिलिटी में क्या लिखूं यहाँ पे, ये समझ आ रहा है आपको? व्हाट शुड बी राइट? y less than or equals to x. क्योंकि है ना, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज जो है एक्चुअली, ये जो वर्ड अदरवाइज है ये एक्चुअली डिनोट कर रहा है जस्ट अदरवाइज, मतलब y मोर देन एक्स स्क्वायर. तो अगर y मोर देन एक्स स्क्वायर है तो w की वैल्यू जीरो है, दैट वी शुड नॉट कंसीडर हेयर, है ना. इसने कहा है कि w मोर देन जीरो को बताओ, तो इसका मतलब x, जब x पॉजिटिव है तो ये तब होगा जब y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं आप, मुझे लगता है निकाल लेंगे आप लोग, बताइए. Yes, sir. सिंपल स्ट्रिप बना के एरिया निकाल लीजिए. 1 dy dx, तो y की लिमिट 0 से एक्स स्क्वायर, सो y 0 से एक्स स्क्वायर, x 0 से 1, चलिए इंटीग्रेट कर लीजिए. 1/3 आएगा सर. 1/3 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई थ्री, 1/3 आ गया. सो ये 1/3, ये 2/3, तो ये 1/3 आ गया. ठीक, तो बी तो सही कह रहा है, सही कह रहा है. सो बी ऑप्शन इज ट्रू. अब आते हैं सीडीएफ पे. अब बाकी ऑप्शन जो है सिर्फ सीडीएफ पे ही है. कह रहा है सीडीएफ इज अ सीडीएफ ऑफ डब्ल्यू इज कॉन्टिन्यूअस. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बीइंग जीरो, तो ये वही होगा जब y लेस देन एक्स स्क्वायर होगा और ये 2y3. और अगर किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो है तो डू यू थिंक कि y एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा? No, sir. अगर y कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो आनी चाहिए थी. तो ये जो सी ऑप्शन है ये कह रहा है कि सीडीएफ ऑफ डब्ल्यू इज ए कॉन्टिन्यूअस. तो कॉन्टिन्यूअस होता जंप तो होता नहीं, लेकिन जीरो पे तो जंप है, तो इसका मतलब ये सी तो गलत है. अब बचा आपका ए एंड बी. अब देखिए कितना आसानी से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अगर यहां से पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट जीरो, यहां से सीडीएफ देख के बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट जीरो. सीडीएफ देख के निकाल पाएंगे ना आप लोग? तो इस सीडीएफ के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू एट जीरो, तो ये होता है सीडीएफ एट जीरो माइनस सीडीएफ एट जीरो माइनस, ये होता है ना फॉर्मूला. तो जीरो पे सीडीएफ कितना है आपका? 0. लेकिन एक्चुअल में आपका आंसर क्या आया जीरो पे? 2/3. तो इसका मतलब ये गलत है. तो ए इज रॉन्ग. क्योंकि अगर ये सीडीएफ होता, अगर ये सीडीएफ होता तो जीरो पे ये आंसर 2/3 देता, पर नहीं दे रहा है, समझिए सीडीएफ तो नहीं है. ठीक है, अब आते हैं डी वाले पे. डी में क्या लिखा है? डी में देखिए मैं ठीक से लिख देता हूँ. सो ये जो फंक्शन लिख रखा है डी में, दिस इज समथिंग लाइक, जब 0 से 1 में है तो ये है. सो टी जब 0 से 1 में है तो ये वैल्यू दे रखा है 2 + t³ अपॉन 3. 1 जब t मोर देन इक्वल टू 1, 0 व्हेन t इज लेस देन 0. सो यहाँ अगर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी w इज 0 तो ये आएगा, है ना, w इज 0, तो राइट हैंड लिमिट एट 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, तो ये 2/3 देगा. ये मुझे लग रहा है सही आ जाएगा. नाउ आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कैसे आएगा, तो आई थिंक दिस इज फाइन. ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी सही है. अब क्या हमें सीडीएफ निकालना है, बताइए? निकाल सकते हैं. वन पे कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 1 पे क्या आएगा जंप इसका? 1 की राइट है, 1 पे 1 आ रहा है, 1 पे कोई जंप नहीं है ना. तो ग्राफ बना के भी दिख रहा है ऐसे तो कि ये 0 पे जंप आएगा जस्ट, और वो उसमें भी दिख रहा है कि 0 पे जस्ट जंप आएगा. बताइए यहां तक ओके है या इसको प्रूव करें?
ठीक है सर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कल हमने आपको असाइनमेंट दिए थे, जिन लोगों ने सॉल्व किया आप बता सकते हैं। सो इसमें एटलीस्ट ना देखो ये सब सॉल्व करोगे तभी एग्जाम में होगा, अगर घर पे अब सॉल्व नहीं करोगे मैं कह रहा हूँ आपको एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। जो बच्चा घर से ये सब नहीं करके जाएगा एग्जाम में लगता है अचानक कर पाएगा ये सब क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे। अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है क्वेश्चन, उसको पहले तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। आधे बच्चे जो नेट का एग्जाम देते हैं चाहे एमएससी स्टैट्स में ही क्यों ना किया, उनको ढंग से क्वेश्चन पहले समझ नहीं आएगा पूछ क्या रहा है ना। अब बाकी आधे बच्चे तब कर पाएंगे जब वो प्रैक्टिस करके गए होंगे। नेक्स्ट बताइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने ट्राई किया कोई तो। 9 49 9 सर। जस्ट 9, तो ये रैंडम क्यों हो रहा है? एक ऑर्डर में बताता ना तो इजी रहता। कल हम लोग यहाँ ये वाला केस है ना, हाँ ये कर रहे थे, तो ऐसे फिर ऊपर नीचे मूव करना पड़ेगा एक साथ। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। अच्छा बाकी लोग भी पूछ सकते हैं अगर आपने ट्राई किया हो तो। ये है 9th। चलिए तो 9th क्वेश्चन है कि है ना, ओनली थ्योरी पढ़ना इज नॉट इनफ। ज़्यादातर बच्चे हैं कि सर थ्योरी पढ़ा के सिलेबस खत्म कर दो। मैं तो कह रहा हूँ तुम गेट का प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, उसमें थ्योरी खत्म हो जाएगी, या जैम का ही देख लो थ्योरी खत्म हो जाएगी। ये है जस्ट थ्योरी अगर इनको कंप्लीट करना है, लेकिन मेन तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। थ्योरी तो हर जगह सेम ही चीज़ लिखी है, डिफरेंस है प्रॉब्लम के लेवल में, प्रॉब्लम की क्वालिटी में, है ना, प्रॉब्लम के पैटर्न में, इसमें डिफरेंस है। तो वो है जैम गेट में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें वैरी करती हैं। ठीक है देखिए तो इसमें क्या पूछना है, x1 x2 xn IID है, ईच हैविंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्बडा। ठीक है सो x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है और ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। देन द PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, n-1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इनटू लॉग फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऐसा है क्या? ये दिख रहा है आपको इनटू, तो क्या होगा, काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बीटा विथ पैरामीटर 2n1, एफ विथ पैरामीटर 2n2, एफ विथ पैरामीटर 2n1 ईज, है ना, सिंगल करेक्ट है। तो अभी के लिए ज़्यादा है ना टेंशन ना लेते हुए आप ये समझो कि अगर मैं ऐसा लिख दूं, है ना, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सही टाइप हुआ है ना, देख लेना। तो अभी के लिए सॉल्व करते हैं, ऐसे मुश्किल तो नहीं है, बस फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। सर जी सर एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, x1 x2 xn फॉलो कर रहा है IID एक्सपोनेंशियल थीटा, देन x ऑर्डर r+1 माइनस x ऑर्डर r फॉलो करते हैं एक्सपोनेंशियल n-r इंटू थीटा। n-r इंटू थीटा या लैम्बडा, हाँ इससे कुछ होगा क्या? लेकिन यहाँ पे x1 दे दिया, प्रोडक्ट में ln है, हाँ लॉग ऑफ ln ऑफ x ऑर्डर 1 दे दिया, इसमें हाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी जी। तो ln नहीं है सर, हाँ क्या है वो, डिवाइड बाय n x ऑर्डर 1 है, ये क्या है, ln नहीं रहा है, डिवाइड बाय n x अच्छा ऑर्डर हाँ 1। तो ये मैंने गलत समझे, ओके ओके, तो इसका मतलब है जब मैंने गलत समझा ना, ये एक्चुअली रेशियो है, वो ठीक से क्लियर समझ नहीं आया, क्लियर है तो इसका मतलब है कि टोटल डिवाइडेड बाई है, जस्ट लास्ट वाला डिवाइडेड है, नहीं टोटल है। टोटल है ना। एक तो इनको सही से लिखना चाहिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे, चलो अभी मान लेते हैं टोटल डिवाइडेड बाई n फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो अब तो हो जाएगा। तो यहाँ से जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस n-1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया जैसे इन्होंने बताया यहाँ से, तो r की जगह n रख दो तो क्या आ जाएगा,
nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस n माइनस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा कितना जी, थीटा। एंड ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपोनेंशियल n थीटा। तो अगर n टाइम कर दोगे तो ये भी एक्सपोनेंशियल थीटा हो जाएगी। ये फॉर्मूला ही है, ये दोनों रिजल्ट है एक्चुअली। सो दोनों एक्सपोनेंशियल थीटा हो गया। अब यहाँ मजे की बात ये है कि ये जो होगा ना ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है, और आई थिंक ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा क्या? अच्छा x1 है, x1 कंप्लीट सफिशिएंट नहीं होगा, मतलब बसूस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, या वैसे देख लो अगर इंडिपेंडेंट दिखा सकते हैं क्या दोनों को तो हो जाएगा। हाँ सर, वो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ही एक्स ऑर्डर मैक्सिमम, एक्स ऑर्डर इन एंड एक्स ऑर्डर एस माइनस एक्स ऑर्डर आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। हाँ तो ये मैं कह रहा हूँ दोनों इंडिपेंडेंट है, तो एक्सपोनेंशियल थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा में 1 कॉमा थीटा न्यूमरेटर जो है, और गामा में 1 कॉमा थीटा लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल थीटा। तो गामा का फॉर्मूला लगाइए, तो गामा का रेशियो जब इंडिपेंडेंट होता है तो क्या फॉलो करता है, बीटा सेकेंड काइंड कितना 1 1, पैरामीटर 2 1 दिया है। तो बीटा सेकेंड काइंड 1 1 जो कि एफ में हो जाता है, ये आई थिंक जो बीटा है ना वो जाता है किसमें, ये बीटा 1 1 किसके इक्वल होता है, एफ में और बीटा में रिलेशन है, एफ एम एन किसके इक्वल होता है, बीटा में, आई थिंक बीटा एम एन होता है, बीटा 2 1 आई थिंक, हाँ। तो ये आंसर जो होगा एफ के टर्म में आएगा बीटा 2 2, ओके समझ आ गया। देखिए आप, सो बीटा 2 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा 1 1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एफ 2 2, ये आंसर होगा। ये थ्योरम है आपको, देखिए मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जो एफ एम एन है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके साथ होता है, बीटा सेकेंड काइंड, एटलीस्ट इक्वल के लिए बात कर लो, चलो छोड़ो इक्वल है ना यहाँ पे, तो अभी मैं एन एन बोलता हूँ, ये थ्योरम है आई थिंक, ये एफ एन एन जो होगा बीटा सेकेंड काइंड n/2 आएगा, आई थिंक ये थ्योरम है एफ एम एन। चेक कीजिए एक बारी, बीटा सेकेंड काइंड m/2 n/2, ये चेक कीजिए, शायद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, श्योर हो जाता हूँ। तो ऐसा थ्योरम है, बट थोड़ा सर m/2 फर्स्ट वाला ट्रू है सर, m/n। हाँ सर ये क्या लिखा है आपने, m/n? नहीं m/2 नॉट, m/2 ओके। नहीं ये चेक करना है, पहला तो ठीक है, दूसरा चेक करना है क्या ये इन जनरल होगा, दिस इज फाइन, और ये क्या सही है, सर यहाँ पे रेशियो इंडिपेंडेंट है। हाँ वो थ्योरम है, उसको प्रूव किया जा सकता है जैकोबियन मेथड से। तो जी, तो एफ जो एम एन है वो बीटा क्या आएगा, बीटा से एफ का वो क्या होता है सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी, बीटा का भी सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है। ये बस चेक करना है आपको, है ना, ये तो ओके है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू हो जाएगा, दिस इज नो प्रॉब्लम, है ना, ये ट्रू है, सी ऑप्शन इज फाइन। बस एक बार मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, ये दिमाग से ना निकल जाता है। तो एक तो इन्वर्टर पे ना अल्लाह कर रहा है, ये चार्ज हुआ नहीं आज, लाइट नहीं था, इसलिए बंद हो जाएगा अचानक ये। अच्छा ये ऐसा कुछ कह रहा है कि एफ जो है ना, यहाँ जो थ्योरम है दे रखा है कि ये ऐसा बता रहा है एक थ्योरम कि दिस इज सेइंग
अच्छा इक्वल में होगा, है ना, ये जरूरी नहीं है। देखिए ये कह रहा है एफ टू एम कॉमा टू एन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा तो ये स्मार्ट बोर्ड स्टार्ट करें फिर बंद हो जाएगा। देखिए थ्योरम ऐसा है, क्या क्या लाइट नहीं है, चार्ज भी नहीं है, हाँ वही स्टार्ट करेंगे तो बंद हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये सारा सेटअप ना, ये इसका लोड ज़्यादा है, इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। मैं बताया था अभी के लिए, तो ये थ्योरम है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एफ टू एम कॉमा टू एन, देन m अपॉन n टाइम x का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा सेकेंड काइंड एम एन। आप लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, लिख के देखिए, x हैज डिस्ट्रीब्यूशन f टू m कॉमा टू n, देन m अपॉन n टाइम x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड एम एन। तो चूंकि जब एम एन इक्वल ले लेते हैं तो एम अपॉन एन कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बीटा टू एन जो है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बीटा टू एन इक्वल कर दीजिए एम एन को, व्हेन यू पुट एम एन एन इक्वल, तो बीटा टू एन कॉमा टू एन, सॉरी एफ टू एन कॉमा टू एन, एफ में टू एन विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा सेकेंड काइंड एम कॉमा एन, ठीक है। या मैं वैसे बोलूं एफ एन एन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा सेकेंड काइंड एन बाई टू, जब इक्वल है तब होगा। जो सेकेंड पूछ रहा था सेकेंड से और नहीं है, मतलब सेकेंड करेक्ट नहीं है, जो सेकेंड लिखा था मैंने दैट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो जब एम एन को इक्वल कर देंगे आप, मतलब एफ एम एन में एम एन जब इक्वल है तो वो बीटा सेकेंड काइंड एन बाई टू हो जाएगा, ये थ्योरम है। तो इसीलिए वो करेक्ट हुआ, एफ में चला गया क्योंकि बीटा हमारा आ गया था बीटा वन वन, जो कि एफ टू के इक्वल हो जाएगा। बीटा वन वन इज बीटा सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर वन कॉमा वन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एफ टू, या ऐसा बोलो बीटा एन एन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एफ टू एन, ठीक है, बीटा सेकेंड काइंड बोल रहा हूँ। सो ये थ्योरम है। सो अभी क्या करें, इसको स्टार्ट एक बार करके देखता हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा चलेगा। चलिए चलेगा नहीं, इन्वर्टर अचानक फिर बंद हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, या तो मैं रूम पे जाकर क्लास लेता हूँ, तभी जाने में ही लग जाएगा, 9 से 9:30 में है ना। अभी मैं ठीक है ना, क्योंकि ये लाइट आज थी नहीं, यहाँ बहुत आंधी तूफान चल रहा था, तो इसीलिए अभी मैं रूम पे जाता हूँ, 10-15 मिनट पहुँच जाएंगे। 9 to 9:30 हम लोग लैपटॉप से मैं क्लास लेता हूँ। सो अभी वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्या ही करें, यहाँ से भी ले सकते हैं ना, हाँ यहाँ इन्वर्टर, अच्छा वो तो वाईफाई चल ही रहा है। ठीक है, तो अभी ज्वाइन करते हैं 5 मिनट में, ठीक है ना। तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसी मीटिंग में ज्वाइन करता हूँ लैपटॉप से, तो आप लोग लाइन रहिए, बाकी सॉल्व कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके जी, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ आ रही ना मेरी, तो ठीक है। ओके, सो यहाँ मैं है ना ओपन करता हूँ असाइनमेंट, एंड ऐसे देखते हैं। तो 11 से 23 वाला है।
ओके जी, देखो हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग जो PYQs कर रहे थे ये सब लास्ट क्लास में किया था। देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये जो 49 है, तो इसमें क्या है कि x बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल विथ PMF, है ना। तो आपको PMF दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है PMF, सो PMF इज गिवन x+1 इंटू एफ ऑफ, तो इसको वहाँ भी ओपन कर सकते हैं, तो अच्छा यहाँ पे तो हम लोग 47 पे थे ना। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पे थे अभी, ये वाला क्वेश्चन किए थे ना, अभी 44 हमने किया था अभी, जो डाउट था। हाँ जी, अपनी इस नेक्स्ट डाउट बताइए अगर आपका है तो। 29 सर 29, लेकिन कंसिस्टेंट है वो तो क्लास में हुआ नहीं है। कंसिस्टेंट तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का ही है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो हाँ, एज एस्टिमेशन तो अभी पढ़ाना है थ्योरी, या तो मैं थ्योरी डाउट क्लास में पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। अभी वो पूछिए जो हमने थ्योरी यस सर, कराए हैं यस क्लास में, अभी डाउट यस क्लास में सर, बाकी यस पूछ सकते हैं। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, मैं थ्योरी कल से थ्योरी आगे कंटिन्यू करता हूँ, बाकी आप सॉल्व कीजिए, डाउट क्लास में पूछिए या यहीं पे पूछिए, जैसे ये अभी कर रहे थे। 49 आपका हुआ है, देखिए 49 हो गया सर। हो गया है, अच्छा ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बाकी कंसिस्टेंट वाला डाउट क्लास में देखते हैं, अभी होगी कंटिन्यू क्लास ऐसी चलेगी। कौन सा? हाँ बता रहे हैं सर, एक जी जी। मिनट। बस ये सर क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट ये है कि वो जो वो तो थ्योरम है। अच्छा 9 जो हम मैं कर रहे जैसे थे अभी, हाँ 9 ही कर रहे थे ना Yes, जी। sir. चलिए 9 को मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हम लोग 9th क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब वो इंडिपेंडेंट रेशियो होना चाहिए ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मेरा भी तो एक्सपोनेंशियल थीटा आ रहा था, वो तो अच्छा ठीक है। हाँ जी जी, बट सर वो इंडिपेंडेंट कैसे दिखाएंगे? इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ेगा यही ना। तो हाँ सर, इंडिपेंडेंट बहुत के लिए, सिंपल। अच्छा ये क्वेश्चन की बात करें 9th वाला, तो यस ये सर। जो क्वेश्चन है कि इसमें है ना, एक तो चलिए रेड से लिखता हूँ। सो यहाँ पे हमने अभी ये देखा कि यहाँ से जो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस n-1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है, ये आया एक्सपोनेंशियल थीटा, और n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आया एक्सपोनेंशियल थीटा। अब ये थ्योरम है कि जो, अब इसको क्वेश्चन है प्रूव कैसे करेंगे, कहना चाह रहे हैं ना आप। तो प्रूव करने के लिए दो तरीका है, या तो आप दिखा दीजिए कि इन दोनों का ज्वाइंट जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, इस तरह से कर सकते हैं। nth ऑर्डर स्टैट मतलब प्रूफ तो वैसे ये थ्योरम है हालांकि। सो जैसे अगर मैं ऐसा मान लूं n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो अब जैकोबियन मेथड से हम, तो पहले तो मैंने बासुस थ्योरम क्या कहता है सर? एंसिलरी और हाँ बासुस थ्योरम कहता कंप्लीट है स्टैटिस्टिक्स जो है इंडिपेंडेंट होता है ना। एंसिलरी और कंप्लीट सफिशिएंट होता है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे बासुस थ्योरम ये तो एंसिलरी है, अच्छा ये है एंसिलरी, नहीं रुकिए, जो ए एंसिलरी नहीं है, डिवाइड बाय टोटल, क्योंकि एक स्केल फैमिली का है। तो हो तो जाएगा इसको अगर हम ये दिखा दे, क्योंकि अगर आप थीटा से डिवाइड कर देंगे, हमें रेशियो का काम है ना हमें, तो मैं इधर करता हूँ, देखिए इसको मैं पार्टीशन करके मैं उस पेज पे करता हूँ। सो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, ये जो है क्वेश्चन हमारा 9th, सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन था
nth order statistics minus n minus 1th order statistics n into first order statistics, ये है। तो ये जैसे आया एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा, तो ये गामा 1 थीटा जो हमने लिखा गामा 1 थीटा, तो यहाँ से आ गया बीटा सेकेंड काइंड 1,1 और जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है F22 के। तो अभी के लिए लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो यूज किया है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस n माइनस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड n इनटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दे आर इंडिपेंडेंट रिक्वायर्ड होता है वहां पे बीटा सेकेंड काइंड वाले केस में, बीटा में नहीं होता, एफ में होता है ना, एफ के लिए होता है। आई थिंक यहाँ पे जरूरत है इंडिपेंडेंस दिखाने की, क्योंकि वहां पे जब हम लिखते हैं कि x अच्छा अपॉन सर, ये जो थ्योरम है ये भीके कपूर में दे रखा है? हाँ चलो गुप्ता को ये रोहतगी में भी होगा, चलो मैं रोहतगी ओपन कर देता हूँ अभी के लिए। तो अगर मैं आपको बुक दिखाऊं, चलिए एक बार मैं बुक आपको रोहतगी मेरे पास होगा पड़ा हुआ, सो ये रहा रोहतगी की बुक, इसमें जाना है गामा डिस्ट्रीब्यूशन में। सो गामा में अगर हम जाएं, ये रहा गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे थ्योरम जो है अच्छा, लेकिन ये एक्स अपॉन वाई का नहीं कहता एक्चुअली, दिक्कत ये है ना, जैसे ये वाला थ्योरम है देखिए, सो यहाँ पे ये तो बताता है कि एक्स वाई एक्स प्लस वाई एंड एक्स अपॉन वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना, या एक्स प्लस वाई एंड एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। तो अगर वैसे लिखेंगे नहीं, अभी सर जो आपने बीटा 2 और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो अभी बताया है भाई है। हाँ, ये लोग इतना लिखते नहीं है ना एक्चुअली, गुप्तापुर वाले ना बहुत शॉर्ट में चीज़ें, ये भीखे रोहतगी वाले बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि इसे तो बुक समझना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो है ना, जैसे यहाँ बीटा तो लिखा है, लेकिन ये जो थ्योरम हम बात करते हैं हमारा कहाँ आता है, उसमें जाता है ना गामा, गामा से जाता है कहाँ पे, एफ में। बीटा से एफ में ना, नहीं गामा से एफ में तो हो देखिए ही एक तो ये जाएगा, थ्योरम गामा है, से काई स्क्वायर में चले गए, काई स्क्वायर से फिर एफ में। ये तो एक तो ये थ्योरम है आपका 14 थ्योरम जो कह रहा है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट गामा अल्फा 1 बीटा एंड गामा अल्फा 2 बीटा है, देन हाँ एक, ये तो ये बीटा तो बीटा फर्स्ट फर्स्ट काइंड करता वाला है। है, तो इसमें एक्स यस। वाई को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये एक्स गामा है वाई गामा है, और रेशियो को इसमें बीटा प्राइम डिस्कस ही नहीं किया एक्चुअली, बीटा सेकेंड काइंड ना इस बुक में डिस्कस ही नहीं किया कहीं पे, दिक्कत ये है, मतलब वीके रोहतगी ने कहीं पे बीटा प्राइम डिस्कस, मतलब बीटा प्राइम मतलब बीटा सेकेंड काइंड इसने लिखा ही नहीं है पीडीएफ कहीं पे, इस बुक में बीटा सेकेंड काइंड का जिक्र ही नहीं है। सो बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन इंडिपेंडेंस आई थिंक चाहिए।
देखो बीटा सेकंड काइंड तो होगा, बट क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं क्वेश्चन हमारा। हमारा थ्योरम ये है कि लाइक एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा एंड वाई इज गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा। तो एक्स अपॉन वाई इज बीटा सेकेंड काइंड अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2, थ्योरम तो है। एंड अभी तक जैसा मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, ठीक है, देन ये थ्योरम है। और इसी में जैसा मैं लिखाता रहा हूँ ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इट विल हैव बीटा फर्स्ट काइंड, है ना, यही होता है ना, अल्फा 1 अल्फा 2। एफ में कब जाता है, जब काई स्क्वायर होता है, मान लो काई स्क्वायर एम अपॉन काई स्क्वायर एन है और दोनों इंडिपेंडेंट है, तब जाके एफ एम एन बनेगा। तो वही चीज तो है, तो काई स्क्वायर ही तो गामा है, जैसे काई स्क्वायर एम को गामा में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 m/2। हाँ, जैसे ये आपका m बाई टू 1/2 है, ये गामा n बाई टू 1/2 है। तो लॉजिकली एफ एम एन जो है, तो क्वेश्चन ये एफ एम एन जो होगा, ओके, सो ये एफ एम एन है। तो अभी के लिए एफ एम एन है, लेकिन मैं आपको एक थ्योरम अभी क्या बता रहा था कि एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन एफ टू एम टू एन, देन m upon n time x will have distribution बीटा सेकेंड काइंड m कॉमन, ये बता रहा था ना अभी कि x has distribution f to m to n, then m upon n time x will have बीटा सेकेंड काइंड mn, यही है। एंड यहां पे अगर mn इक्वल कर देते, जैसे हमने कहा कि mn इक्वल, सो 2n कॉमा 2n, सो देन x will have distribution बीटा सेकेंड काइंड n कॉमा n, यही है जो मैं लिख रहा था। या मैं बोलूं कि एफ एन एन है, तो ये यहां होगा x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड n/2 ये तो ओके है। द ओनली थिंग्स कम देर, जो वहां पे आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम ये है कि इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है क्या। सो मुझे जहां तक अभी याद है इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है ना। सो अगर इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है तो मुझे यहाँ प्रूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, राइट। nth order statistics and n minus 1th order statistics and first order statistics are independent, यही है। और आई थिंक ये यस होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिंग का, अगर आपने पढ़ा होगा स्पेसिंग का, तो उसमें स्पेसिंग मतलब डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फॉर द प्रूफ थिंग तो वही जाना पड़ेगा ज्वाइंट और उससे, ठीक है। तो अभी के लिए यही होगा। So they are independent. That's why the ratio is beta 1/1 second kind, which is f/2/2। ठीक है जी, अभी के लिए ये रखते हैं। अब क्वेश्चन है प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ आपको लेंदी वे में जाना पड़ेगा। ज्वाइंट निकालिए, ज्वाइंट से फिर मार्जिनल निकालिए और फिर दिखाइए कि ज्वाइंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। मतलब अगर मैं इसको u मान लूँ, अगर मैं इसको v मान लूँ, तो मुझे दिखाना पड़ेगा एफ यू वी यू कॉमा वी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। और चूंकि x मुझे एक्साइज पता है IID है, तो वहां से मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और n-1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पर लिखना पड़ेगा। फिर ज्वाइंट से इसके हेल्प से मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर यूवी का ज्वाइंट लिखना पड़ेगा। ये काफी है ना, लेंदी प्रोसीजर है। बट आई थिंक इसका रिजल्ट जो अभी गौरव बता भी रहे थे कुछ देर पहले ना, सो प्रूफ देखना पड़ेगा। सो मैं चेक करता हूँ एक बारी, ठीक है सर। है ना। तो ये प्रूफ, नहीं, मुझे वो नहीं पता था जो है बीटा 2 और एफ में जो है ये जो थ्योरम की वो बात कर रहे हैं आप, हाँ ये वाला जो थ्योरम यहाँ लास्ट में लिखा है, ये वाला है ना। एक तो यस जनरल रिजल्ट ये हो गया, इसी का पर्टिकुलर केस यहाँ लिखा है मैंने, है ना, 1 2 3। तो ये बीटा सेकेंड काइंड और एफ में रिलेशनशिप है, ठीक है। आई थिंक बीटा 2 में वो इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं होती है शायद। मे भी वही मुझे देखना पड़ेगा शायद, वो रेशियो में ना, अभी क्या ना रेशियो के लिए कि यस गामा सर। है तो रेशियो के लिए वो आई थिंक देखना पड़ेगा वो थ्योरम। अच्छा मैं एक बार रुको फिर चेक कर ही लेता हूँ। बीटा सेकेंड काइंड ना, सो बीटा सेकेंड काइंड, अभी मैं चेक करता हूँ एक दो जगह। सो
तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं थ्योरम सब में इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो इसे ना सब में इंडिपेंडेंट हो तो लगता है यहाँ भी इंडिपेंडेंट होगा। अब वो थोड़ा श्योर होना पड़ेगा उसके लिए, बाकी जगह तो है ऐसा। सो इंडिपेंडेंट दे आस्क। x1 x2 xn are independent, then ratio is f, ये ऐसा कुछ बता रहा है कि गामा है तो और इक्विवेलेंटली दिस इज बीटा प्राइम। ये फर्स्ट काइंड में इंडिपेंडेंट तो है, ये सेकंड काइंड में लोग क्यों नहीं लिखते क्लियरली? सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम देख लेते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा कि लाइक इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड। मुझे जहां तक याद है, लेकिन आपको लगता है नहीं है, तो उसको एक बार देखना पड़ेगा कहीं पे ऐसा क्लियरली लिखा है क्या, ये देखना पड़ेगा, है ना। सो ये आपको एक Yes, बार देखिए, डिफरेंट बुक को एक्सप्लोर कीजिए, डिफरेंट प्लेसेस को, तो देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 61 तो इसमें जो 61 क्वेश्चन, जी 61 देखिए, कह रहा है x1 x2 x3 x4 IID रैंडम वेरिएबल है, टेकिंग वैल्यूज 1 and -1 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ ईच, देन e ऑफ x1 plus x2 plus x3 एंड x4 की पावर 4 किसके इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो x1 x2 x4 IIDs हैं जिसके वैल्यूज मतलब 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द सेट 1 and -1। सो देन व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटीज। तो यहां से अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा, ओके, so 61 is actually, so x1 x2 x3 x4 it is IID with PMF, है ना, ये होगा हाफ when x is plus minus 1, राइट, यही है। so x1 plus x2 plus x3 plus x4, इसका पॉसिबल सपोर्ट क्या होगा? इसका पॉसिबल -4 to 4, क्या क्या होगा सोचिए। -4 से 4 तक जा सकता है। माइनस -4 -3 -2 -1। -3 कब होगा सोचिए एक बार, -3 पॉसिबल है? आप सोचिए क्या Yes, ऐसा वैल्यू लेंगे कि -3 आ जाए। -3 अगर तीनों को माइनस नहीं, -4 -2, ये होगा -4 -2 0 2 4, यही पॉसिबल वैल्यूज हैं। यस सर। ठीक, अब हम चाहें तो इन पे मास भी निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए अभी हम y रख देते हैं इसका नाम, तो y इज इक्वल टू -4 से ही स्टार्ट करते हैं। सो y इज इक्वल टू -4 कब पॉसिबल है? चारों वैल्यू -1 ले, यही है ना, तो चारों वैल्यू 1/16 -1 ले, हो जाएगा। तो एक की प्रोबेबिलिटी -1 होने की हाफ, तो हाफ की पावर 4 हो गया, सो 1/16। अब मैं पूछूं y बराबर -2 कब होगा? -2, 3 वैल्यू -1 ले और एक 1। यस, सो 3 -1 1 1, फिर भी हाफ की पावर 4 होगा, लेकिन पॉसिबल केसेस कितने होंगे? मतलब 4 x1 केसेस होंगे x2 ना। एक बार आप तीन। x1 को ले सकते हैं +1, या x2 को +1 ले सकते हैं, या x3 को +1 ले सकते हैं, या x4 को +1 ले। 4 पॉसिबल पेयर है, यस सर। 4 चॉइसेस हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 0? ऑल और 0। नहीं,
माइनस प्लस भी हो हाँ सकता है, माइनस माइनस में भी हो जीरो तो जाएगा। ले ही नहीं सकते आप, आपको प्लस माइनस वन लेना है। माने x1 x2 1 1 हो जाए और -1 -1। ओके, तो मतलब दो वन हो दो माइनस वन हो, राइट। यस सर यस। तो इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये ना, यस सर। हाफ की पावर 4, तो ये आ गया कितना 24/4, 6 केसेस, यस सर। तो मतलब ये 4c2 हो गया। तो यहाँ पे मतलब 6/16, 6/16, ये था 4/16, ऐसी प्रोबेबिलिटी y बीइंग 2, ये कितना आएगा, y being 2 ये 4/16 आना चाहिए। y बराबर 4 कब आएगा, ये भी 1/16 आना 1/16। चाहिए, सिमेट्रिक होगा एक्चुअली। तो पूरा देखिए 1 आया कि नहीं आया, यस सर। 1 आ गया, तो मतलब सही निकाला हमने, ठीक। तो अब आगे आप जो पूछ रहा है, देखिए y का आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, y का एक्चुअली पीएमएफ निकाल दिया आपने, और आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, y की पावर 4 अब तो हो जाएगा। अब हो जाएगा ना, अब तो बस हो गया, तो सिंपली हमें y की पावर 4 का डिस्क्रीट का पीएमएफ निकालना है। ऐसे ट्राई कर रहा था y को xi + 1/2 बाइनोमियल बना रहा था। नहीं, लेकिन बाइनोमियल बनाने के लिए फिर जीरो सपोर्ट को जीरो करना पड़ेगा, जीरो नहीं होगा ये। yi = अच्छा, xi + वैसे कर रहे हैं, 1/2। अच्छा, ओके, तो वैसा सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम कर लेते yi/2 कर देते, चलिए मान लीजिए आप y/2 का सपोर्ट, लेकिन प्रॉब्लम नेगेटिव भी है ना, नहीं सर, yi = xi + 1/2। xi + 1/2, तो यहाँ पे yi जो है बाइनोमियल हो जाएगा। तो इसका पॉसिबल सपोर्ट क्या हो जाएगा फिर, जब 1 रखेंगे तो 0 जीरो। हो जाएगा, हाँ, -1 रखेंगे 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये yi हो गया आपका, विथ प्रोबेबिलिटी हाफ दोनों में। ठीक है, बट यहाँ से हाँ, अब हमें जो है कि तो इसका आप कहना चाह रहे हैं कि ये हो जाएगा बाइनोमियल 4,1/2, यस सर। और इसका सम ऐसे क्या आएगा, तो वैसे सम किसके इक्वल है, हाफ कॉमन ले लेंगे आप, कितना हो गया x1 x2 x3 x4 और प्लस में 4, और सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 4, निकालिए, यहाँ से भी निकाला जा सकता है, लेकिन फिर वो पावर बढ़ेगा, है ना, यहाँ पे और ट्रिकी हो जाएगा, वो इजी हो इसमें जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, है ना, तो ये पावर 4 पूरा करेंगे, हम्म, तो इससे है ना, ये ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, उसमें ये है, अब बस अब मुझे e ऑफ y की पावर 4 सीधा सीधा निकाल लेना है ना, तो बस उसमें हो गया, सब में 16 है, 4 टाइम करके समेसन y की पावर 4 प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y स्मॉल y, तो बस इससे आ जाएगा y की वैल्यू -4 से, जो भी -4 -2 इस तरह से 4 तक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हो गया, तो ये तो बुक खुल गया, हम ड्राइव में, हाँ 71। 71, 71 कह रहा है कि xn and xb random variable defined on the common probability space. Further assume that xn's are non-negative and x takes value 0 or 1. xn नॉन नेगेटिव और वैल्यू, अच्छा xn नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है एंड x टेक्स वैल्यू 0 1, ओके, नाउ पूछ रहा है कि which of the following statement are necessarily true, यही है, तो हाँ, तो
एक मिनट, आ रहा है, अच्छा तो हाँ चलो फेस दिख रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है, ऐसे लाइट तो यहाँ है नहीं, सो तो इसमें क्या आंसर आएगा? एक मिनट रुकिए, इसमें होते रख, सो एक एक्सपीरियंस है ना, तो क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, तो ये पूछ रहा है अगर P 0 हो गया तो बर्नौली है ना, X तो बर्नौली है, तो कह रहा है P 0 एंड Xn कन्वर्जेस टू X इन डिस्ट्रीब्यूशन देन Xn कन्वर्जेस टू X इन प्रोबेबिलिटी, तो P 0 होने का क्या मतलब बताइए? P 0 होने का मतलब X का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? अभी के लिए X जो आपका है वो बर्नौली है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, है ना, डी जनरेट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे हाँ वही पूछ रहा हूँ, तो अभी के लिए जो आपका P है वो यहाँ पे जो है वो तो डिजनरेट हो जाएगा, और अगर Xn कन्वर्ज करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू X, तो क्या Xn कन्वर्ज करेगी प्रोबेबिलिटी टू X? ए ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, ट्रू या फॉल्स? अगर कन्वर्स करेगी तो फिर हो जाएगा ट्रू। बता रखा है ना, इफ में बता रखा है पहला, इफ P 0, इसका मतलब है कि जो X है वो डिजनरेट है, एंड बता रखा है कि Xn कन्वर्जेस टू X इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इफ एंड ओनली इफ होता है, सो Xn विल कन्वर्ज टू X इन प्रोबेबिलिटी आल्सो, है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। जब P 1 है तब भी सेम केस होगा, है ना, जब Yes, P sir. को आप 1 रखेंगे तब भी डिजनरेट हो जाएगा, तो अगेन B भी सही है, तो A भी सही है, B भी सही है, C में जरूरी नहीं है, क्योंकि इन जनरल कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट इंप्लाई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी अनलेस इट इज डिजनरेट, है ना, डिजनरेट तभी इंप्लाई कर सकता है, तो C मे नॉट बी ट्रू। अब कह रहा है Xn कन्वर्जेस टू X इन प्रोबेबिलिटी देन Xn, तो ये तो ऑलमोस्ट श्योरली, तो ऑलमोस्ट श्योर में भी नहीं होता है, ये तो ऑलमोस्ट श्योर थोड़ी इंप्लाई करता है उसको, प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी है ना, तो CD में नॉट बी ट्रू, A B आर ट्रू, Yes. ठीक है ना, तो ये चीज है। C और D का कन्वर्स ट्रू है, CD ट्रू नहीं, अगर CD का कन्वर्स लिखा होता तो ट्रू हो जाता, बट CD ऑप्शंस आर नॉट ट्रू, A एंड B आर ट्रू। नेक्स्ट बताइए। 73. 73, सो ये कह रहा है कि XYZ आर IID नॉर्मल 0 1 है, और F R से R में एक फंक्शन है, fx1 अगर x पॉजिटिव है, -1 अगर x नेगेटिव है, u भी w भी डिफाइंड बाई mod x इंटू एफ वाई, ठीक, और v है mod x इंटू एफ एक्स, w है mod z इंटू एफ एक्स, देन तो इसमें क्या है, इसको ब्रेक कर लीजिए, तो क्या होगा, अगर इसको उसमें स्प्लिट कर लूँ, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, सो ये जो क्वेश्चन आपका है 73 नंबर, 73 ना, सो 73 इज कि XYZ R IID नॉर्मल 0 1 है, एंड fx1 जब x पॉजिटिव, fx-1 जब नेगेटिव, तो अगर मैं u को लिखूंगा तो u कुछ ऐसा होगा, mod x when y is
मोर देन इक्वल टू 0 और yes, माइनस more ऑफ than- मॉड x व्हेन y इज लेस देन 0, यही होगा। v आप yes, sir. लिखेंगे उसी तरीके से, तो ये होगा मॉड y व्हेन x इज मोर देन 0 माइनस ऑफ मॉड y व्हेन x इज लेस देन 0। और ऐसे ही w लिखेंगे तो मॉड z व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस मॉड z व्हेन x इज लेस देन 0, इस तरह का केस है। सो अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें कि u भी इंडिपेंडेंट है, ईच हैविंग नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, uw इंडिपेंडेंट है, ईच हैविंग नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, v and w are independent, each having normal 0 1 distribution, u भी w are independent random variables। सोचिए, तो ये तो आप पक्का है कि y मोर देन 0 हाफ होगा और y लेस देन 0 हाफ होगा, राइट। ये भी x Yes, मोर sir. देन इक्वल टू 0 दिस लेस देन 0 हाफ, तो ये सब हाफ हाफ में ब्रेक हुआ है। सब हाफ है, yes, sir. हाँ, तो वो तो ठीक है। अब अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है तो ये मॉड x है, और यहाँ पे बता रखा है कि y पॉजिटिव है, मॉड x और माइनस मॉड x, सो x कैन बी एनी रियल नंबर, तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो u का रेंज क्या होगा, अगर मैं पूछूं u का सपोर्ट क्या है, u कैन बी एनी रियल नंबर, Yes, v sir. कैन बी एनी रियल नंबर, w कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि u भी w का जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो ये तो ठीक है कि u भी w कैन बी प्रूव्ड कि ये आपका क्या आएगा, नॉर्मल 0 1 आएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ हो जाएगा, आप इसको फर्दर ब्रेक करेंगे ना, हम लोग मान लो मॉड को ब्रेक कर रहे हैं, मॉड कैसे ब्रेक होगा, x हो जाएगा जब x पॉजिटिव है, तो जैसे मान लो y पॉजिटिव x पॉजिटिव तो u इज x, y पॉजिटिव x नेगेटिव तो u इज माइनस x, y नेगेटिव u पॉजिटिव तो u इज माइनस x, y नेगेटिव u नेगेटिव तो u इज x। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी एक्चुअली, तो दैट कैन बी प्रूव्ड, ये थ्योरम है, फिर से वो हो जाएगा, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है ना, तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि u भी w नॉर्मल आएगा, ये तो श्योर है। अब चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है क्या, क्वेश्चन ये है। सर कैसे दिखाएंगे, बट हाँ, जैसे हम थ्योरम से, सीडीएफ के थ्रू लेके कर जी रहे जी थे। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, थ्योरम सीडीएफ के थ्रू। टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए, एग्जांपल के लिए u लेस देन इक्वल टू स्मॉल u कर लीजिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इनटू, या है ना, हम वैसे कर सकते हैं e1 इनटू u इन लेस देन इक्वल टू u गिवन e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 इनटू u लेस देन इक्वल टू u गिवन e2, आप ये समझिए। Yes. अब क्या होगा, तो बेटर है u1 u2 करने वाला 4 पार्ट में जो मैंने समझाया ना उससे कीजिए, तो उससे आपको ज्यादा आसान लगेगा। u3 प्रोबेबिलिटी u लेस देन इक्वल टू u गिवन e3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी e4 u लेस देन इक्वल टू u गिवन e4। अब होगा क्या, ये 1/4 1/4 1/4 1/4, और x का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल 0 1 है तो माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 1 होगा, तो ये तो x होगा या माइनस x होगा, जो u है ना, या तो x बनेगा या माइनस x बनेगा, ये ऐसा होगा, हाफ फाई ऑफ u मतलब 1/4 फाई u, यही चीजें 4 बार रिपीट होंगी एक्चुअली, तो एट द एंड फाई ऑफ u आ जाएगा। कहने का मतलब ईच टर्म विल बी half 1/4 into phi u. Why? Because when x is normal 0 1 minus x is also normal 0 1. So when you write x less than equal to u, you can write phi u because it is normal 0 1. When you write minus x less than equal to, you can write phi u. Why? Because x and minus x are identically distributed and they are normal 0 1. ठीक है, तो ये प्रूफ मैंने लिख दिया। तो इस लॉजिक से आप तीनों को प्रूव कर पाएंगे u भी w को कि नॉर्मल 0 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस का, अब इंडिपेंडेंस का सोचिए कि u भी इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या, तो u में क्या हो रहा है कि u की वैल्यू x के टर्म में आ रही है, यहाँ पे y का रेंज फिक्स किया हुआ है, तो इसको अगर फर्दर खोलेंगे तो क्या होता है, ये u x होगा जब, है ना, एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और v की वैल्यू y है जब x y पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ओके, तो u x के टर्म में आएगा और यहाँ इसके रेंज में x y है,
वी वाई के टर्म में आएगा और रेंज में एक्स वाई है। और क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है? एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है। अब बचा ये प्रोबेबिलिटीज, तो ये तो 1/4 1/4 1/4 है। सी मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछता हूं एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, तो यू क्या होगा उस केस में? क्या सर? एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, यू इज इक्वल टू व्हाट? मॉड एक्स हो जाएगा। नहीं, जस्ट एक्स होगा, क्योंकि एक्स को भी पॉजिटिव कर दिया। यस सर, वहाँ एक्स हो और जाएगा। अगर मैं सेम चीज एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, वी की वैल्यू क्या होगी? वाई हो जाएगी। वाई हो जाएगी। सिमिलरली 4 केसेस बनेंगे एक्चुअली, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो फिर से यू एक्स हो जाएगा और वी फिर से वाई हो जाएगा। तो अगेन इन 4 केसेस में मुझे क्या करना अच्छा, एक्स पड़ेगा? लेस देन 0 वाई लेस देन 0 फिर से हो जाएगा हाँ, एक्स। वही एक्स हो जाएगा। और तो एक्स इंटू वाई अगर पॉजिटिव है तो यू इज एक्स वी इज वाई, और एक्स इंटू वाई अगर नेगेटिव है so u is minus x, v is minus y, ठीक? And xy are independent actually, so I think this can be proved. सिमिलरली भी अगला क्या बोल रहा है, u और w, तो u w में z और y इन्वॉल्व है, तो यहाँ ऐसे ही होगा x पॉजिटिव z पॉजिटिव, वहां होगा y पॉजिटिव x पॉजिटिव, है ना? तो इस तरह वर्क करना पड़ेगा। सो है ना? अब जैसे मैं सोच रहा हूं कि u और w को देखना है ना, u एंड w को देखना है आपको, तो x पॉजिटिव z पॉजिटिव, वहां है एक पॉजिटिव y पॉजिटिव, सो u गिवन y x के टर्म में आएगा, w गिवन x z के टर्म में आएगा, v गिवन x y के टर्म में आएगा, है ना? मतलब इट विल बी y रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स वाई इन्वॉल्व है ना, क्योंकि यूवी में क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है जब एक्स वाई पॉजिटिव है, वाई हो रहा है जब एक्स वाई नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, है ना? यूवी जो है, क्योंकि दोनों एक्स वाई के टर्म में है, सो दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। और जैसे अभी मैं बात करूं यू एंड डब्ल्यू को, देखिए आप, सी यू एंड डब्ल्यू, तो यू एंड डब्ल्यू में क्या होगा, ये एक्साइज है और ये जेडाइज है, ये वाई पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना एक दूसरे से। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे क्या करने की जरूरत है हमें, ये जैसे मैं अभी सीडीएफ से आपको प्रूव करके दिखाया नॉर्मल 0 1 है, अगर हम ऐसे वर्क करें u लेस देन इक्वल टू u, v लेस देन इक्वल टू v, सो कैन वी प्रूव इट सेम थिंग, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं फिर से, ज्वाइंट यूज करके जो 4 केसेस बनेंगे 1/4 एंड ये x x हो जाएगा, y y हो जाएगा। तो क्या हम ये प्रूव कर पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी u लेस देन इक्वल टू u, v लेस देन इक्वल टू v, इस तरह से प्रूव करना होगा। एंड ऐसे ही बाकी, मतलब वो करना तो यही है, u लेस देन इक्वल टू u एंड w लेस देन इक्वल टू w, तो इसमें हमें प्रूव करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू u, w लेस देन इक्वल टू w, मतलब प्रोडक्ट। तो ऐसा दिखा पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन है। ट्राई कर रहा था, हाँ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, इस तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दिखाना है कि इंडिपेंडेंस है ये। जॉइंट सीडीएफ का इसका प्रोडक्ट सीडीएफ दिखाना होगा। हाँ, और सीडीएफ में कहीं ना कहीं यू एक्स के टर्म में आ जाएगा और डब्ल्यू कहीं यस ना सर। कहीं जेड के टर्म में आ जाएगा, ठीक है?
और z के टर्म में जैसे जगह x और z इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि u x में है, यहाँ y डिसाइड कर रहा है, w z में है, यहाँ x डिसाइड कर रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जब प्रूफ करेंगे ना तो u एंड w इंडिपेंडेंट आ जाएगा, v एंड w भी इंडिपेंडेंट आ जाएगा, लेकिन u भी इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये x है, यहाँ y पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ y है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रहा है। हालांकि ये मैं ऐसे है ना रीजन कैसे सोच रहा हूँ, मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा हमें। सो मुझे अब ऐसा जैसा लग रहा है अभी कि बी एंड सी तो करेक्ट होना चाहिए, एंड यू भी डब्ल्यू आर इंडिपेंडेंट, तो मतलब यू भी का चेक करना पड़ेगा, यू भी का मैं श्योर नहीं हूँ, और मुझे यू एंड डब्ल्यू इज फाइन, वी एंड डब्ल्यू फाइन लग रहा है, ठीक है। अब यू भी का जस्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड, यू की वैल्यू एक्स हाँ में तो है। सर ज्वाइंट सीडीएफ लिखिए एक बार। तो ज्वाइंट सीडीएफ अगर लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी यू लेस देन स्मॉल यू। जी, और v लेस देन इक्वल टू स्मॉल v, इसको हाँ तो 4 पार्ट यू में की कन्वर्ट वैल्यू कर देते हैं, यू ले रहा है मॉड एक्स, अच्छा तो उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो E1 आप बोलिए ऐसा कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव करेंगे तो u हो जाएगा आपका x और v हो जाएगा y, ऐसा आ जाएगा, और एक्स वाई यस सर, इंडिपेंडेंट है, ये श्योर है। यस इसको सर। आप अलग अलग कर पाएंगे, ओके करके देखते हैं। फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो 1/4 आ जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा, मैं चेक कर रहा हूँ, यूवी का मैं श्योर नहीं हूँ तो वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे अब ये लिखेंगे U2 मतलब हो गया मान लो x नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक बनेगा मान लो माइनस एक्स लेस देन यू, और एक बनेगा आई थिंक, देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मैं कह रहा हूँ कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, मान लो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो भी तो माइनस y हो जाएगा, और वो माइनस एक्स हो जाएगा, अच्छा तो ठीक है, सो माइनस एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी फिर से x नेगेटिव y पॉजिटिव कीजिए, तब भी मुझे लग रहा है x नेगेटिव y पॉजिटिव करेंगे, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तभी माइनस एक्स हो जाएगा ये u, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तभी माइनस v रहेगा, माइनस y रहेगा, ठीक है। तो माइनस दिस u एंड माइनस वाई लेस देन इक्वल टू v प्लस E4, अच्छा तो मतलब इंडिपेंडेंट आ जाएगा, जो मैं नहीं सोच रहा था ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा, देखिए x लेस देन इक्वल टू यू एंड y लेस देन इक्वल टू v। अब आप समझिए ये 1/4 है, ये 1/4 1/4 1/4, इसका टेंशन तो है ही नहीं, सो 1/4 आप बाहर निकाल लीजिए। नाउ ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, वी नो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, राइट, तो इसको यस आप सर। अलग कर पाएंगे, तो जब भी अलग कर पाएंगे तो ये हो जाएगा 5u इंटू 5v, ठीक, और यही चारों होगा तो इंटू 4, तो ये तो आ गया, ऐसा आ गया 5 ऑफ u इंटू 5 ऑफ v, ऐसा आ गया एक्चुअली। लेकिन मुझे ये चेक करना है कि अब मुझे अलग से चेक करना होगा, ये तो अभी ज्वाइंट निकाला ना मैंने, अब मुझे सेपरेटली ये फाइंड, अभी मैंने फाइंड किया दिस, अब मुझे अलग से निकालना होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल U लेस देन इक्वल टू स्मॉल u इनटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल V लेस देन इक्वल टू v, ये अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तो ठीक है इसको भी देख लेते हैं। तो चलो मैं u अलग फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपके पास 4 केसेस बनेंगे। अब क्या बनाएंगे, u के बारे में सिर्फ सोचना है, आप देखिए, सो यू थिंक अबाउट u ओनली, सो अगेन x पॉजिटिव y पॉजिटिव, 4 केसेस बना दो आप, तो 4 केसेस बनाओगे तो एट द एंड पता है क्या आएगा, अच्छा अभी तो बनाया, अभी तो प्रूफ करके दिखाया था आपको कि u का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, दिखाया था ना, तो इसका मतलब मैंने ये दिखा दिया ना आपको कि दिस इज u इज 5u, एंड सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि v आपका नॉर्मल आएगा, तो इसका मतलब ये बता दिया ना मैंने 5v, तो हो तो गया ये भी इंडिपेंडेंट, इसका मतलब सब इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, तो ये तो चारों सही हो गया, फिर तो चेक कीजिए एक बारी, हमने u भी का ही चेक किया, w और u का चेक करके देखें, देखिए w u में क्या होगा, मे बी हमने u भी का चेक किया है, सो a तो ओके है, और जैसा मुझे लग रहा है बी सी डी भी सही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो सो हमने BC आगे मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया, बट लॉजिकली ऐसा बता रहा हूँ, U हमने प्रूफ कर, पहला ऑप्शन प्रूफ हो गया है,
सो इसी तरीके से बीसी भी ट्राई करके देख सकते हैं आप। सच में लग रहा है चारों ट्रू होगा, देख लीजिएगा, वरना गेट का बैच स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर डाउट क्लास में मिलिए अभी 11 बजे, ठीक है। क्लास तो होगी ठीक सेम है टाइम पे, तब 11 डाउट क्लास में मिलिए, फिर अगर कुछ है तो आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी गेट की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, यहीं स्टॉप करता हूँ। सो